सवाल आ जाते हैं परसेंटेज के ऊपर। हमारा अगला जो एक सवाल है वो परसेंटेजेस का है। अगेन इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं परसेंटेजेस के ऊपर, तो आई थॉट आई वुड शुड टेक आउट अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर दिस। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है कि इट टेक्स 3 liters टू पेंट अराउंड एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, 3 लीटर चाहिए पेंट का टू कवर 24 स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया। वो कहते हैं व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 50.4 स्क्वायर मीटर्स। वो कह रहा है भाई 50.4 स्क्वायर मीटर्स के लिए अब ये तो पता करो पहले, सबसे पहले कि पेंट कितना चाहिए, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज भी देखो कि पुराने वाले से नए वाले डिस्टेंस को पेंट करने के लिए इंक्रीज परसेंटेज कितनी आएगी। पहले अगर 24 हो रहा था 50.4 हो रहा है, तो इस परसेंटेज इंक्रीज में क्या है। सबसे पहले ये तो आप ढूंढो कि 50.4 को करने के लिए आपको पेंट चाहिए कितना। वो यूनिटरी मेथड है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बड़े आराम से कर दिया। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 6.3 लीटर्स। अब आपको पता चल गया कि 6.3 लीटर्स चाहिए आपको 50.4 स्क्वायर मीटर्स। नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना। परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है इंक्रीज ओवर बेस क्वांटिटी इनटू 100। इंक्रीज कितना आया 6.3 और 3 में इंक्रीज कितना आया 6.3 माइनस 3 कर लो। ठीक है, 3.3 इंक्रीज ओवर बेस क्वांटिटी आपकी थी 3 जो इनिशियल क्वांटिटी थी इनटू 100। ठीक हो गया, तो आपका जो जवाब आ जाएगा वो 110% आएगा। ठीक, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज फाइन। ओके, अच्छा जी, ये आपकी एक और कैटेगरी होती है, इसको कहते हैं पोजिशनिंग। ठीक है, पोजिशनिंग वाला सवाल होता है। अगेन इट्स नॉट अ हार्ड क्वेश्चन, बट ये थोड़ा सा आप कॉम्प्रिहेंड कर लो तो ज़्यादा आसान। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं। वो 5 लोगों की बात करें, A, B, C, D and E आर सिटिंग ऑन अ बेंच। A जो है वो B के साथ बैठा हुआ है, तो नेचुरली आई वुड सपोज कि A और B इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, C आपका D के साथ बैठा हुआ है, C ऐसे D के साथ बैठा हुआ है, एंड D इज नॉट सिटिंग विद E के साथ नहीं बैठा हुआ क्योंकि E इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। E who is on the left end of the bench, मतलब कि लेफ्ट एंड पे E है, ये आपको कंफर्म हो गया। C is on the second position from the right, राइट से सेकंड पोजीशन पे C है, तो मतलब ये भी ठीक है। A is to the right of B and E, B और E के राइट पे A है, तो मतलब ये भी सही हो गया। और आखिरी जिसी के A and C are sitting together, तो A और C साथ में बैठे हैं। ठीक हो गया। अब A किधर बैठा हुआ है, तो आपका जवाब होगा A is in the मिडिल मोस्ट पोजीशन। अब ये सवाल आपका आ जाता है 5 नंबर का। अब कोई वर्किंग नहीं, कुछ नहीं करना, लेकिन 5 नंबर का आ जाता है। करना आपने ये है कि आपने इसकी फॉर्मेशन बतानी है और फिर नीचे अपना जवाब लिख देना कि मिडिल में ए बैठा हुआ। ठीक हो गया। बहुत डिफरेंट किस्म के सवाल होते हैं। पीएससी कभी आपको वर्किंग वाला सवाल देगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल दे देगा, लेकिन मार्क्स वो सेम एलोकेट करता है, मोर लेस, व्हिच इज आई नो अनफेयर। इसी तरह का एक पोजीशनिंग के ऊपर दूसरा सवाल है। 5 girls are sitting on a bench to be photographed. Seema is to the left of Rani. तो सीमा is to the left of Rani, रानी के लेफ्ट पे है। एंड टू द जब अच्छा बाय द वे जब आपने अपनी पोजीशनिंग करनी है तो आपने जिस तरह आप बैठे हुए हो ना पेपर पे, उस तरह ही आपका लेफ्ट इज गोइंग टू बी सवाल का लेफ्ट, आपका राइट इज गोइंग टू बी सवाल का राइट। ठीक है, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, बिंदु के राइट पे, मतलब बिंदु आ गया। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी भी रानी के राइट पे है। रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रानी और मैरी के बीच में रीता है, मतलब बिंदु नहीं आ सकती, तो बिंदु को इधर कर देते हैं। बिंदु की कंडीशन क्या थी कि राइट, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, मतलब रानी के लेफ्ट पे है सीमा और बिंदु के राइट पे, ऐसा ही है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। ठीक है, अब आप सवाल देख लो, मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। ठीक है, मैरी आपका रानी के राइट पे आ गया। ठीक है, सीमा रानी के, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो सवाल पूछे, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट टू रीता, रीता के बिल्कुल राइट पे कौन है, मैरी। हु इज इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, रीता। हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड किस तरह से है, एंड हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, तो रानी। ठीक है,
इस तरह फॉर्मेशन बना लो। इसकी और भी पॉसिबल फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, आप वो बना लो। अच्छा, वेरी रेयर, बहुत रेयरली होता है कि कभी कभी फॉर्मेशंस डिफरेंट भी होती हैं, ठीक है, एक सवाल की। अगर आपने लेट्स से किसी और तरीके से आपने इंटरप्रेट किया कि जी आप उस साइड बैठी हुई इस तरह से, तो वो भी सवाल की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सवाल को परसीव करो, दैट्स वेरी रेयर। ओके, अच्छा, ये अगेन वही सवाल है पोजिशनिंग का। पुलिस ऑफिसर्स आर इन परसूट ऑफ अ स्टोलन, ठीक है। ऑफिसर बेकर जो है आपका डायरेक्टली बिहाइंड द स्टोलन कार, तो अगर कार स्टोलन ये है तो सबसे पीछे उसका ऑफिसर बेकर है। बेकर के पीछे है ऑफिसर लोपेज। ऑफिसर ओ मेली इज बिहाइंड लोपेज के पीछे ऑफिसर ओ मेली है, ठीक है। ऑफिसर राइनहार्ड इज अहेड ऑफ, अब वो गाड़ी इस तरह से जा रही है, ऑफिसर राइनहार्ड आ रहा है इधर से, ठीक है, वो आगे से आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से, और उसके बाद वो यू टर्न मार के वो ज्वाइन कर लेता है परसूट को, और ही पुल्स इन बिहाइंड ऑफिसर लोपेज, तो वो यू टर्न लेके ऑफिसर लोपेज के पीछे इधर आ जाता है, ठीक हो गया। अब ऑफिसर बेकर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड ऑफ द स्टोलन व्हीकल, ऑफिसर बेकर ड्राइवर पुल्स अप ऑन द ड्राइवर साइड, इधर आ जाता है, और ऑफिसर लोपेज जो है वो दूसरी साइड पे आ जाता है ड्राइवर स्टोलन कार। तो आप वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफिसर इज डायरेक्टली बिहाइंड, अब वो गाड़ी स्टोलन गाड़ी के सबसे मोस्ट पीछे कौन है, तो वो है ऑफिसर राइनहार्ड, जो कि यू टर्न लेके ऑफिसर लोपेज के पीछे आया था, क्योंकि अब बेकर भी कार के साइड साथ हो गया है, लोपेज भी कार के साथ हो गया, तो पीछे डायरेक्टली कार के कौन आ गया, राइनहार्ड, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम का सवाल है, इसी तरह से आपने फॉर्मेशन बनानी है और एग्जैक्टली इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है। और यही फॉर्मेशन बना के आपने बता देते हैं कि ऑफिसर राइनहार्ड इज डायरेक्टली, ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस कि इसके ऊपर एक पूरा टेबल मैं बनाती हूँ, पूरा टेबल के साथ आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब अच्छा जी, अब इसके साथ करना ये है आप लोगों ने कि पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। ये आपका आ जाता है सिनेरियो बेस्ड। 6 players A, B, C, D, E and F play for different teams, namely P, Q, R, S, T, and each one wears different sport kits in blue, green, pink, yellow, purple and red. 6 players है आपके। यहाँ पे मैं लिखूँगी प्लेयर, यहाँ पे मैं लिखूँगी टीम, यहाँ पे मैं लिखूँगी स्पोर्ट्स किट, ठीक हो गया। प्लेयर आपका है A, B, C, D, E, ठीक है। टीम अभी मैं साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइड पे मैं लिख दूँगी कलर्स, येलो, रेड, पिंक, पर्पल, और यहाँ पे मैं नीचे टीम्स लिख दूँगी। टीम्स कौन सी हैं आपकी, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T। बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि द वन वेयरिंग ब्लू प्लेज इन टीम एस, तो जो कि कंडीशन 1 क्या है, ब्लू जिसने पहना हुआ है वो है टीम एस में, ठीक है। एंड द वन वेयरिंग ग्रीन प्लेज इन टीम बी, एंड जो ग्रीन जिसने पहना हुआ है वो है टीम बी में। एफ डज नॉट प्ले इन टीम आर और टीम टी। एफ जो है वो ना टीम आर में है ना है टीम टी में, ठीक है। ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखना। ए वेयर्स पिंक किट, ए क्या पहनता है, पिंक किट, थैंक यू उसने बता दिया, पिंक पहनता है और पिंक को आपने यहाँ पे कैंसिल कर देना है। एंड प्लेस फॉर टीम की। अगर आपको जवाब एकदम से आ गया कि भाई ये सवाल का जवाब है और मैंने इस तरह से लिख देना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक आप पूरा टेबल बना के स्टेप बाय स्टेप समझाओगे नहीं ना, तब तक आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इसलिए आपको लंबे तरीके से करा है, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं। अच्छा जी, फिर डी डज नॉट वर्क इन टीम टी। डी जो है वो टीम टी में नहीं है। और फिर क्या कह रहा है, एंड पर्पल किट इज नॉट वॉर्न बाय टीम आर। टीम आर जो है वो पर्पल नहीं पहनता। टी प्लेस फॉर टीम यू, टीम यू को कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर से लिख रही हूँ, बहुत बड़ी हुई है। आर एस टी एंड, तो यू भी कैंसिल हो गया और यू भी आ गया। अच्छा जी, ई प्लेस फॉर टीम यू एंड नाइदर डी और बी प्लेस फॉर टीम एस। तो टीम एस के लिए कौन भी ना बी है ना डी है, ठीक हो गया। टीम टी डज नॉट वेयर पर्पल और येलो। टीम टी
does not wear purple or yellow, and C plays for team. C plays for team. ठीक है, अब जो भी सबसे पहले हमने देखा था ये खत्म हो गया. Which colored kid is born by team R? अब जो भी सवाल मुझे आप सब टेबल पे फिल करना है. अच्छा, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि टीम जो ग्रीन है कलर्ड किड वो पहनेगी टीम पी. तो टीम पी हमें पता चल गया C है, तो आपने साथ में इसके ग्रीन लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ से आपका ग्रीन चला गया, ब्लू तो उधर गया. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब आप जी यूर ऑल कंफ्यूज्ड कि जी व्हाट टू डू, अब किस तरह से हमने इसको एग्जैक्टली फिल करना है. अब आप देखो जो कंडीशंस आपकी क्या क्या है. ठीक है, टीम आपकी Q चली गई, P चली गई और U चली गई, तो यूर लेफ्ट विद R, S एंड T. R, S, T को आपने किसी तरह फिल करना है. किस में? B में, प्लेयर में, D में और F में. ठीक हो गया. F का उसने सीधा सीधा कह दिया कि ना वो टीम R में है ना वो टीम T में, ना वो R में है ना टी में, तो पीछे रह गया S. तो F आ गया टीम S में. ठीक है, अब पीछे रह गया B और D और R और D. ठीक है, अब टीम S का उसने कहा था B और D जो है वो टीम S में नहीं है. ठीक है, या उसने या चलो अब ये देख लो कि टीम T जो है वो उसमें D नहीं है. तो D किस में? टीम T में नहीं है, तो रह गया पीछे R. ठीक है, तो इसका मतलब B जो है वो टीम T में आ गया. ठीक हो गया. इस तरह हमने टीम वाला कर दिया. अब उसने कहा था टीम S जो है वो ब्लू पहनेगी. ये पहले से उसने कंडीशन दे दी थी कि टीम S पहनेगी ब्लू. ब्लू कैंसिल हो गया, S भी कैंसिल हो गया. ठीक हो गया. अब आपका रह गया है, ये मैं थोड़ा सा सेक्शन कार्व आउट कर रही हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए. अब आपकी रह गई है टीम T. ठीक है, T रह गया है, R रह गया है और U रह गया है. और कलर्स आपके कौन से रह गए हैं? येलो, रेड और पर्पल. उसने कहा है कि टीम T ना पर्पल पहनेगी ना येलो पहनेगी. साफ साफ कहते हैं कि जी टीम T ना येलो पहनेगी ना पर्पल. तो टीम T के लिए क्या रह गया? रेड. ठीक है, अब R और U है और येलो और पर्पल है. ठीक हो गया. उसने बोला टीम R पर्पल नहीं पहनेगी. तो टीम R जब पर्पल नहीं पहनेगी तो इसका मतलब टीम R के लिए रह गया येलो और पर्पल रह गया U. इसका मतलब उसने कहा था, सवाल क्या था, विच कलर्ड किट इज वॉर्न बाय टीम R. तो आपको जवाब पता चल गया, येलो इज वॉर्न बाय टीम. ठीक है, इस तरह आपने डाइसेक्ट करके कंडीशंस डाला. दिस इज सपोज टू बी अ हार्डर क्वेश्चन बिकॉज आपने पूरा टेबल बना के इसको करना, तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं. ठीक है. अच्छा जी, तीसरा जो हमारा एक कैटेगरी है इट इज़ अबाउट कोडिंग. ठीक है, मैं आपको शुरू में बताई थी कि कोडिंग के ऊपर भी सवाल आते हैं. तो वो करता बेसिकली ये है इस पूरी एक्सरसाइज में कि वो आपको बताएगा कि डिस्टेंस जो है इट इज़ रिटन एज FLUWCQEH. ठीक है, तो मुझे वो कहता है इसकी कोडिंग डिटर्मिन करो और उसके हिसाब से न्यूमरल्स को कोड करो. ठीक है, अब आपने देखना है कि क्या है इसके 3 तरीके होते हैं. पहले तो होता है कि आपने पहले चेक करना कि ये पॉजिटिव्स में आ रहा है या नहीं आ रहा. मतलब D के बीच में क्या आता है? E, F, तो मतलब +1 हो रहा है. D से F में +1 हो रहा है. I और L में क्या हो रहा है? J, K, L, मतलब कि 2 J और K आ रहा है, तो मतलब +2 हो रहा है. S, T, U, मतलब T आ रहा है बीच में, इसका मतलब +1. ये आपका पूरा करके देखोगे तो ये आपका पूरा पैटर्न बन जाएगा. अब इसी पैटर्न पे आपने इसको कोड करना है. जिस तरह N O P, मतलब O बीच में आएगा और P. इसी तरह U V W बीच में आ गया, X यहाँ पे आ गया. और इसी तरह आपने इस पूरे को कोड करना. इज दैट क्लियर? ये बेसिकली पहली जो होती है कंडीशन आपकी कोडिंग की, कोडिंग आपने पॉजिटिव्स में रह के करनी. ठीक है, आप हिट एंड ट्राई रहेंगे बेसिकली. इस तरह का एक दूसरा सवाल आ जाता है, ये भी आपके एग्जाम से सवाल आएगा. लैंड माइन ये कैसे लिखा हुआ है? PYRPQGRC. ठीक है, वो कह रहा है कि हमने इसको कोड किया हुआ है. अब आप इसकी कोडिंग को डिटर्मिन करके आपने इसको कोड करना. यहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आएगा. किस तरह से? L MNOP मतलब +3 MNOP और A और Y. अब आप A से Y पे जाओगे तो पता नहीं +20 होगा, +19 होगा, बहुत टाइम लगेगा. तो A से Y पे जाने के बजाय आप जाते हो Y से A. Y से A किस तरह आ गया? X Y Z A. ठीक है, तो जब आप Y से A में जाओगे ये आप पीछे जा रहे हो अल्फाबेट्स में, तो ये A आ तो एक रहा है लेकिन वो +1 नहीं होगा, वो -1 होगा. ठीक है,
इसी तरह आगे भी +3 -1, ये आपका पूरा कोड बनता है जो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। HIJK, ठीक है, उसके बाद L ऐसा ही है, ठीक है। फिर आ जाता है, यहाँ पे लिख रही हूँ MNOP, ठीक है। O से आपने -1 जाना है तो आप जाओगे M एंड सो ऑन, ये पूरा कंप्लीट करोगे। तो पहली जो एग्जाम्पल थी उसमें सिर्फ पॉजिटिव है, दूसरी जो एग्जाम्पल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। एक लास्ट किस्म का होता है विच इज डाइसेक्शन। सो अगर स्टैंडिंग लिखा हुआ है उसको आपने उसमें कर दिया था, उन्होंने किया क्या कि बीच से इसको डाइसेक्ट कर दिया। स्टैंड था, ठीक है, वो पीछे बैकवर्ड्स लिखा गया STAN ऐसे। डिंग जो था वो इस तरह बैकवर्ड्स लिखा गया। तो सिर्फ आपने ये करना है इसमें। जिस तरह प्रोड्यूसेस है इसको आपने डाइसेक्ट करना है, तो DORP फिर SEC ऐसे डाइसेक्ट करके बैकवर्ड लिखना है, बैकवर्ड। ठीक हो गया, ये कोडिंग हो गया। ठीक है, हिट एंड ट्रायल है, 3 किस्म के मेथड्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आई होप यू आर एबल टू डू देम इन द एग्जाम बिकॉज कोडिंग इज नॉट हार्ड। अगेन इसके भी जो सवालात हैं वो 5 नंबर के हैं। सो इफ यू फिगर दिस आउट यू गेट 5 मार्क्स इंस्टेंट। तो जिसने इतना बड़ा हमने टेबल बनाया वो भी 5 नंबर का था और ये भी 5 नंबर का है। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड बट दिस इज हाउ द एग्जाम्स आर। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फोकस ऑन एवरीथिंग, डू नॉट मिस आउट। ये हमारी को तीसरी या चौथी कैटेगरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी मूव ऑन टू अ डिफरेंट। थैंक यू सो मच।